मिराल लाउंज में सोफे पर बैठी थी जबकि इसके साथ बैठी मिराल उसे खूंखार नजरों से घूर रही थी। जिसका बस नहीं चल रहा था खींच कर एक लगाया उसे। इतने प्यार से मत देखो, शादी होने वाली है मेरा। जी। फरेब चश्म। राइटर है उमैमा खान। सीजन 2 एपिसोड नंबर 13 के साथ हाजिर है। मिराल लाउंज में सोफे पर बैठी थी जबकि इसके साथ बैठी मिराल उसे खूंखार नजरों से घूर रही थी। जिसका बस नहीं चल रहा था कि खींच कर उसे लगाए। इतने प्यार से मत देखो, शादी होने वाली है मेरी। इरादा बदल जाएगा। आंख दबाते जिस कदर बेशर्मी से कहा था। मिराल सटपटाते हुए रुख मोड़ गई। थोड़ी देर बाद एक कुशन उड़ता हुआ मिराह के सर पर लगा था जबकि इस दिन अचानक अफ्ताब पर फोन जमीन को सलामी देने लगा। ये कपड़े पहनोगी तुम? इसकी बेयकीनी आवाज पर मिराह को कुशन फेंकने की वजह समझा। 1 घंटे की बहस के बाद भी इसकी सुई वहीं की वहीं अटकी हुई थी। जी बिल्कुल, मुस्कुराते कमाल ढीठपन का मुजाहरा किया था जबकि सामने ही 3 जोड़े पड़े थे जो कीमती जरूर थे मगर बेहद सादा। मिराल उसे हर तरह से समझा चुकी थी लेकिन वो टस से मस न हुई थी। सीगम आया, उसे अंदर की तरफ जाता देख कर पूछा जबकि जवाबन इसने ऐसे घूरा कि मिराह अपनी शहादत की उंगली होठों पर टिका गई। अच्छा इसे बोलो, हमने हैदराबाद जाना था ना? जल्दी करे। पीछे से हाँक लगाते वो कमरे की तरफ बढ़ गई जबकि पूरे 1 घंटे बाद तयशुदा वक्त के मुताबिक तयशुदा जगह पर वो चारों मौजूद थे। आमने सामने मेज पर बैठ वो मिराह को देख रहे थे, गोया पूछना चाह रहे हों कि यहाँ क्यों बुलाया है। जरूरी बात के लिए बुलाया है। अंदाज ऐसा था जैसे न जाने कितनी जरूरी बात बताई है। फरमाए। आलियान फोन साइड पर रखता सामने पड़े जूस का गिलास मुंह को लगा गया। शादी में 300 लोग तुम लोगों की तरफ से होंगे, 300 हमारी तरफ से, कुल मिलाकर 600। जितने आराम से इसने कहा था जूस पीते आलियान को जबरदस्त अच्छू लगा। खांस खांस कर बेहाल होता वो उसे यूं देखने लगा जैसे इसकी जहनी हालत पर शक हो। 300 से ज्यादा तो सिर्फ हमारे खानदान वाले हो जाएंगे। इसके संजीदा तासुरात देखते दुहाई दी थी जबकि उसे हरगिज उम्मीद न थी कि वो उसे यहाँ ये सब कहने के लिए बुलाएगी। छांटी करो खानदान वालों की, नकचरे लोगों को निकाल दो, बातें बनाने वालों को भी, शोधों को भी। पीछे इंशाल्लाह 10 भी नहीं बचेंगे। आराम से हल बताया था जबकि सेगम ने उसे जबरदस्त खूरी से नवाजा। बिलाल ने उसे हैरत से देखा जिसके तासुरात हनूज पुरसुकून थे। इस तरह तो नाना से और मामू साईं को भी निकालना पड़ेगा। बिलाल की बेसाख्तगी में कहीं बात पर तीनों का मुश्तरका कह कहा गूंजा जबकि वो अपनी जगह शर्मिंदा सी हो गई। दूसरी और नहायत जरूरी बात, खाना बिल्कुल सादा होगा, बिरयानी कौरमा और कोई भी मीठा, सलाद वगैरह तो होगा ही होगा। अब की बार ना सिर्फ आलियान बल्कि सीकम को इसकी अकल पर मातम करने का दिल चाहा। ना मंजूर। आलियान अपनी जगह से उठा था जबकि मिरहा की घूरी पर दांत पीसता वापस बैठ गया। यार ये तुम्हारी बहन चाहती क्या है? इससे अच्छा है कोर्ट मैरिज कर ले। अब की बार सीगम की मदद लेना चाहिए जो खुद उसके सामने बेबस नजर आ रहा था। मिरहा यार, सीगम ने कुछ बोलना चाहा था लेकिन फिर दांत पीसता खामोशी इख्तियार कर गया। ठीक है फिर वलीमे पर मेरी मर्जी के बंदे होंगे। दिल पर पत्थर रखकर कड़वे एक घूंट भरते कहा। चलो जी कर लो बात, क्या फायदा फिर? वलीमे पर ज्यादा से ज्यादा 1500 लोग, इससे ज्यादा नहीं। तीनों ने मुंह खोलकर उसे देखा। आर यू मैड? सदमे से चूर आवाज पर मिरहा ने नफी में सर हिलाया। चले। इसे देखते सीगम ने दांत पीसे जैसे इसका ये फैसला हरगिज पसंद ना आया हो। वो खामोशी से इसके साथ होती। मैं आती हूँ। गाड़ी का दरवाजा बंद करते वो रेस्टोरेंट की जानी पड़ गई जहां वो भी गाड़ी में बैठने वाला था। आलिहान वो रुककर पीछे मुड़ा जहां वो चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी। दरवाजा बंद करता वो उसकी जानी पड़ गया। सॉरी। हैरत का शदीद झटका था जो उसे लगा। आंखें पूरी तरह खोले वो उसके चेहरे पर मजाक की रमक तलाश करने लगा। किस लिए? संजीदा चेहरा देखते हैरत से पूछा था। अभी जो थोड़ी देर पहले कहा, तुम्हें बुरा लगा होगा। जाहिर है तुम्हारी शादी है, बहुत कुछ सोचा होगा तुमने, लेकिन ये शान और शौकत, ये नमूद और नुमाइश जरूरी तो नहीं। ये बेदुरैक पैसे का ज़या, मुख्तलिफ इकसाम के खाने, हजारों लोगों का मजमा, इससे क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। अलबत्ता ये सब दिखावे के ज़मरे में आएगा। शादी 600 लोगों की मौजूदगी में भी हो जाएगी, 15,000 लोगों की मौजूदगी में भी। हम दर्जनों खाने बनवा लेंगे, इससे क्या होगा? खाने ज़ाया जाएंगे। जिस तरह के लोग हमारी शादी पर आएंगे उन्हें खानों से गर्ज नहीं है। डाइट कॉन्शियस ये लोग इस तरह शादियों या पार्टियों पर कुछ नहीं खाते। तो हम क्यों बेतहाशा खाने बनवा कर रिस्क की नाकदरी करें? हम आम इंसान हैं, आम इंसानों की तरह शादी क्यों नहीं कर सकते? मैं वसूख से कह सकती हूँ कि 15,000 मेहमानों में से गांव का एक शख्स भी नहीं होगा। क्या फायदा इस शान और शौकत का? सादगी में हुस्न है। 600 लोग काफी होते हैं, या चलो 300 हमारी तरफ से, 700 तुम लोगों की तरफ से। अब ठीक है। आजी से बोलते आखिर में वो उसकी तरफ से मेहमानों की तादाद में इजाफा कर गई थी जबकि वो साकित खड़ा ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि लड़की इसकी कौन सी नेकी का इनाम थी। बेहद पुरकशिश अंदाज में माजरत करती उसे एक बार फिर असीर कर गई थी। वो ठीक ही तो कह रही थी कि मेहमानों को बुलाने का मकसद नमूद नुमाइश के सिवा
کچھ نہ تھا۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی کوئی اپسرا تھی، کوئی عجیب مخلوق۔ آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو یو۔ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی گمبھیر آواز، مرہا کمال کے پریشان چہرے پر پرسکون مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ہونٹ بھیجتی وہ اسے دیکھتی رہی جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مطلب کوئی اعتراض نہیں ہے تمہیں؟ وہ اس کے منہ سے سننے کی خواہش مند تھی، وگرنہ شاید شرمندگی ختم نہ ہوتی۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا گیا۔ چلتی ہوں میں۔ مسکراتے ہوئے وہ پلٹ گئی تھی، جبکہ وہ کئی لمحے وہیں کھڑا شاید اس کی خوشبو کے حصار میں خود کو جکڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ 1 ماہ بعد پورے سوشل میڈیا پر طوفان برپا تھا۔ میرے آلہان افندی اور مرہا کمال کی شادی کی خبریں زیر گردش تھیں، جبکہ حیران کن بات تو یہ تھی کہ دونوں کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ نہ انکار کر رہے تھے نہ اقرار، جبکہ یوٹیوبرز اور بلاگرز کے ساتھ ساتھ مختلف ویب سائٹس نہ جانے کون کون سے ان کی عاشقی قصے نکال کر اپنی دکانیں چمکانے میں مگن تھے۔ مرہا کمرے میں بیٹھی سوشل میڈیا پر چلتی خبروں پر ہنس رہی تھی اور ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے مرال اور سیغم کو بھی سنا رہی تھی۔ صحافی مرہا کمال کا حسن کام کر گیا، میرا آلیانہ فندی ان کے آگے زیر ہو گئے۔ یاد رہے مرہا کمال کی ایک عدد بچی بھی ہے۔ ویڈیو کا کیپشن دیکھ کر کمرے میں کہا گونجا تھا، یار کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ سیغم نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مشہور صحافی مرہا کمال سب کی امیدوں پر پانی پھیر کر وفاقی وزیر آلیانہ فندی کے سنگ چلنے کی تیاریوں میں مگن۔ نیچے کوئی تصویر ایڈٹ کر کے لگائی گئی تھی، جبکہ مرہا پہلے حیران اور پھر ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ لاؤ ادھر دو، ہم بھی دیکھیں ذرا۔ اس کے ہاتھ سے فون پکڑتے مرال خود دیکھنے لگی۔ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی مرہا کمال نے چپکے سے جیون ساتھی چن کر سب کو نا امید کر دیا۔ مرال نے جس ادا سے کہا تھا، سیغم کا ساختہ کہا گونجا۔ وفاقی وزیر میر آلیانہ فندی نے اصلی زندگی میں بھی میدان مار لیا۔ ہونے والی بیوی دیکھ کر لوگ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ان کی ہونے والی بیوی پورے 15 سال چھوٹی ہے۔ اب کی بار مرہا نے حیرت سے اپنی عمر گنی۔ اور یہ تو مجھے انٹر کا اسٹوڈنٹ بنا رہے۔ ہنس ہنس کر آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ مرال اور سیغم کمرے میں جا چکے تھے۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ سیغم کی خاموشی محسوس کرتے پوچھا تھا، جو گاڑی چلانے پر دھیان دے رہا تھا۔ نہیں، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو کر اتنی عقل مند کیسے ہو؟ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن تم نے سوچ لی۔ اور رہی بات ناراضگی کی، تو بہن اور بھائی کے رشتے میں یہ فضولیات نہیں ہوتی۔ دل سے جیسے بوجھ اترا تھا۔ آلیان اور سیغم دونوں اس کے فیصلے سے متفق تھے، بغیر کسی ناراضگی کے۔ اس سے بڑھ کر اطمینان کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس دن کی بات سوچتے اب بھی چہرے پر سکون پھیلا تھا۔ نوٹیفیکیشن کی آواز پر وہ چونکی، لیپ ٹاپ اٹھا کر ٹویٹر کھولا، جہاں چند منٹ پہلے ڈالی گئی آلیان کی ٹویٹ چکمکا رہی تھی۔ الحمدللہ، گوئنگ ٹو میری a lady of great honor، مرہا کمال، ریممبر us in your prayers۔ ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، جبکہ چند منٹوں میں ہزاروں لائکس اور مبارکبادوں کے پیغام تھے۔ کچھ سوچتے وہ بھی ٹویٹ لکھنے لگی۔ اسپیشل تھینکس ٹو بلاگرز، میمرز، ویب سائٹس، یوٹیوبرز فور میکنگ فیک لو اسٹوریز آف میر آلیان افندی اینڈ mine۔ Anyways, it's true that I am going to marry Mir Alihan Afandi soon. Moreover, I am going to say goodbye to the world of journalism. No doubt, it was a best period of life. On this moment, I want to say thank to all my ex-producer and director and my fan followers as well. Mirha Kamal is Mirha Kamal only because of you people. Lots of love to Segham Kamal. A path away from me. Kamran Arshad, inviting you especially on my wedding. Remember us in your prayers. Your well wishes and prayers will be a greater reward for us on this new beginning. توقع کے عین مطابق 5 منٹ میں کروڑوں لوگ اس ٹویٹ کو دیکھ چکے تھے۔ دونوں طرف سے تصدیق ہو چکی تھی۔ نیوز چینلز والے ٹویٹ کے ساتھ خبریں چلانے لگے۔ چند لمحے گزرے تھے جب ٹویٹ کے نیچے آلیان افندی کے کمنٹ پر نظر پڑی، کانگریچولیشن۔ وہ کئی لمحے اسکرین دیکھتی رہی، جہاں کالے رنگ کے دل اور پھول کے ساتھ اس کے کمنٹ پر بھی لاکھوں لائکس اور ریپلائز تھے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اس کی صحافت چھوڑنے والے فیصلے پر کیا رد عمل دیں گے، کیونکہ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے۔ ایک نظر اپنے ساتھ سوئی الایا پر ڈالی، ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لاشعوری طور پر نگاہ کیلنڈر پر گئی، جہاں 24 مارچ لکھا ہوا تھا۔ پورے 6 دن بعد شادی تھی، جبکہ یہ دن اسے لگا کہ پر لگا کر اڑ جائیں گے۔
سائیں مختلف برانڈز کے فونز آ رہے ہیں، ایونٹ آرگنائزر بھی سر کھا رہے ہیں، فوٹوگرافرز کا تو جیسے سیلاب امڑ آئے، میں کیا بولوں۔ راجو حقیقتاً شادی کے ہنگاموں میں تھک چکا تھا۔ عالیہ نے فون سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا، جب اب وہیں کھڑا کال پر کسی مشہور برانڈ کو منع کر رہا تھا۔ منع کرتے جاؤ سب کو۔ مرحا صاحبہ کو پتہ لگا کہ ہمارا ایونٹ سپانسر کیا گیا ہے تو اوپر پہنچا دے گی، مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایگریمنٹ سائن ہو گیا، میوزک بینڈ کے ساتھ، اور قوالوں کا کیا بنا، سارے انتظامات وہ خود بھی دیکھ رہا تھا۔ جی سائیں سب ہو گیا۔ سائیں وہ ناچ گانے کا انتظام جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ عالیہ کا چھت پھاڑ کہا گونجا تھا، تم کیوں مجھے بٹوانے پر تلے ہو، شراب اور شباب نہیں ہوگا۔ راجو کی سیانی ہنسی ہنستا اس بات میں سر ہلا گیا۔ دادا سائیں کہاں ہیں؟ موبائل جینز کی جیب میں ڈالتے اس نے پوچھا تھا۔ ڈیرے پر ہے سائیں، وہ سر ہلاتا باہر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ لان میں لوگوں کا رش تھا، تقریباً ہزاروں لوگ سجاوٹ کرنے میں پیش تھے، جبکہ گاؤں کے گلی محلے بھی پھولوں اور روشنیوں سے سجائے گئے تھے۔ اس دفعہ مرحا شدید مخالفت کے باوجود بھی کوئی اعتراض نہ کر پائی تھی۔ ہر چیز میں اپنا فیصلہ مسلط کر کے وہ اس کی شادی برباد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ عالیہ نے کونے پر کھڑے ہو کر ایک تائرانہ نگاہ پورے لان پر ڈالی اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کا رخ اب ڈیرے کی جانب تھا۔ واٹ از گوئنگ آن ہیئر؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں سجاوٹ کا کام جاری تھا، جبکہ وہ دونوں لان میں سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ تھوڑی تلے ہتھیلیاں ٹکائے وہ سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں دیوار کو پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ علائی نے جمائی لیتے پاس بیٹھے مصطفیٰ سے پوچھا، جو خود پچھلے کئی دنوں سے دماغ چلا چلا کر تھک چکا تھا، لیکن جواب نہ ملا۔ پتہ نہیں، جواب دے کر پاس پڑے گملے سے پتے توڑے تھے۔ نانو کہہ رہی تھی شادی ہے۔ کچھ دنوں پہلے سنی گئی بات اس کے گوش یوں گزاری جیسے وہ نہ جانے اس کا کتنا اچھا دوست اور ہمراز ہو۔ پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑی مرحا مسکراہٹ چھپاتے ان دونوں کے بیچ آ بیٹھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دونوں کو بازوؤں کے حلقے میں لیتے پوچھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ شادی ہے۔ علائے کی طرف اشارہ کرتے گویا تصدیق چاہتے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہے۔ ہونٹ کو چلتے گویا وہ مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی ان دونوں کو بتانے کے لیے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ فوراً سے پہلے علائے کا سوال آیا تھا۔ مرحا گہرا سانس کھینچتی خود کو ہزاروں سوالات کے لیے تیار کرنے لگی۔ علائے آپ کہہ رہی تھی نا کہ ہمارا گھر کون سا ہے، تو اب ہم اپنے گھر جائیں گے۔ جو صرف علائے کا ہوگا، نرمی سے اس کے بال سہلاتے جواب دیا تھا۔ یہ چلی جائے گی؟ مصطفیٰ کی چہکتی آواز پر وہ پہلے چوکے پر کھلکھلا دی۔ جی نہیں، میں بھی ساتھ ہی جاؤں گی، جبکہ وہ فوراً سے پہلے بدکا تھا۔ اس کی شادی ہے، یہ جائے، آپ نہیں جائیں گی مرحانی؟ مرحا ہونکوں کی طرح منہ کھولے لفظ اس کی شادی پر پھنسی تھی، اور پھر ایک زوردار کہا گونجا۔ ملازم رک کر اسے دیکھنے لگے، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئے۔ اس کی شادی نہیں ہے میری جان، بے بسی سے سر پیٹنے کا دل چاہا تھا۔ پھر کس کی ہے؟ جھٹ سے پوچھا۔ کوئی سوال نہیں، بس میں اور علائے باپ کے عالی ماموں کے گھر رہیں گے۔ ان دونوں کے جانے کی خبر سن کر اس کا منہ اتر گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنا اعتراض مرحا کی عدالت میں پیش کرتا، علائے کی چہکتی آواز گونجی تھی۔ That's so beautiful, Mom. Can I call him عالی ماموں؟ مرحا بے ساختہ کھانسی تھی، جبکہ مصطفیٰ سے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، جس کے ماموں کے گھر کے ساتھ ساتھ اس کے ماموں پر قبضہ جمانے کی کوششوں میں تھی۔ علائیہ کی بچی، میرا مطلب ہے سوئٹ ہارٹ، وہ صرف مصطفیٰ کے ماموں ہیں، آپ انہیں ڈیڈ کہہ سکتی ہیں۔ دانت پیستے بمشکل کہا تھا، وگرنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ دونوں نے کے منہ پر ٹیپ لگا دے، جو نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ از ہی مائی فادر؟ مرحا کی بس ہوئی تھی۔ اندر آؤ ذرا اور کھانا کھاؤ، اٹھتے ہوئے نے بھی بٹھایا تھا، جبکہ ان کی سوال وہ جان کر ادھورے چھوڑ چکی تھی، یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ مرحا آنی، لیکن مصطفیٰ منمنایا، لیکن وہ کچن میں لا کر ان کے آگے کھانا رکھنے لگی۔ کوئی اور سوال نہیں مصطفیٰ؟ پانی کی بوتل نکالتے نرم مگر تنبیہی لہجے میں کہا تھا۔ بٹ موم آئی ہیو اے کوشچن۔ علائے نے ٹانگیں جھلاتے بے بسی سے کہا تھا۔ علائہ، اس کو گھورتے کہا، جبکہ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ مرحا نفی میں سر ہلاتی ان دونوں کو دیکھنے لگی، جن کے سوالات اچھے خاصے انسان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھے۔ ڈھیروں لائٹس کی روشنی آنکھوں میں پڑتی آنکھیں جھپکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ حیدرآباد کے فارم ہاؤس میں منعقد شادی کی تقریب اپنے عروج میں تھی۔ پھولوں سے سجایا فارم ہاؤس انتہائی سادگی کے باوجود دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ یہ شاید سادگی میں ہی حسن ہوتا ہے۔ فلم انڈسٹری، بزنس انڈسٹری اور سیاست کے چند گنے چنے نام اس تقریب میں مدعو تھے۔ چند غیر ملکی مہمانوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ پروفیسرز اور ڈائریکٹر بھی اس تقریب کا حصہ تھے۔ ہزاروں لوگ اس شادی سے محروم رہے تھے۔ موبائل فون لانا ممنوع تھا، اور یہ بات خصوصی طور پر شادی کے کارڈ پر درج تھی۔ فوٹوگرافر دونوں طرف سے اپنے تھے۔ میڈیا کو اس شادی کی کوریج کی اجازت نہ تھی، کیونکہ اپنی ذاتی زندگی کو
सोशल मीडिया का हिस्सा बनाना दोनों को बिल्कुल नहीं पसंद था। इनके नज़दीक ये महज शोबाजी के ज़मरे में आता था। सीगम और आलियान की एक दो मुलाकातों का यह नतीजा निकला था कि 1000 मेहमानों को मद्दू किया गया था, जबकि मिरहा कमाल इसमें भी खुश थी। कहाँ 10 से 15 हज़ार मेहमानों का तहमीना लगाया गया था और कहाँ सिर्फ 1000। दाखिली हिस्से के पास सफ़ेद शलवार कमीज पर नीला कोट पहने सीखम कमाल लोगों को खुशामदीद कर रहा था, जबकि इसके साथ नीले लिबास में मलबूस मिराल सीगम कमाल भी साथ ही खड़ी थी। दोनों के ऐन सामने सफ़ेद शलवार कमीज के साथ सिंधी अजरक गले में पहने मेरा आलियाना फंदी बजात खुद लोगों को खुश आमदीद कह रहा था, जबकि इसके साथ ही सफ़ेद रंग की पैरों को छूती मैक्सी के साथ कंधों पर बड़ा सा शॉल नुमा सुर्ख कामदार दुपट्टा डाले मिरहा कमाल मुकम्मल एतमाद के साथ खड़ी लोगों से मिल रहे थे। आई एम इन लव विद यू। आलियान जो किसी वजीर से बागीर होने के लिए आगे बढ़ने लगा था, लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बमुश्किल वजीर से मिलता वो पीछे हटा, जबकि वो मुस्कुराहट छुपाती वजीर इत्तलात और नशरियात के साथ आई इसकी बीवी के साथ हाथ मिला रही थी। इसको सिंधी में क्या कहते हैं, खूबसूरत मुस्कुराहट होंठों पर सजाए, जैसे इसकी सारी खुशी पर पानी फेरा था। आलिया ने शिकायती निगाहों से उसे घूरा, जो हल्के स्मोकी मेकअप के साथ जैसे माहौल पर छा सी गई थी। बालों को जोड़े नुमा अंदाज में बांधे वो सादगी में भी कयामत खेस लग रही थी, जबकि खुद भी तो उसके साथ हमरक सूट पहने आते जाते लोगों को अपने शहर में जकड़ता जा रहा था। हेलो वाली शोख आवाज पर वो जो दूसरों की तरफ मुंह किए किसी से बात कर रही थी चौंकी। सुर्ख साड़ी में कोई लड़की इसके गले आ लगी थी, जबकि आलिया ने इस अचानक अवतार पर हक्का बक्का सा कड़ा था। बिरहा ने भी आंखें सुकेड़ कर उसे देखा जो उसके चंद घंटे के शौहर के साथ खामोखा में चिपक रहे थे। यह हरकत तो तकरीब में आई किसी अदाकारा तक ने ना की थी। किसी वफाकी वजीर के साथ यह हरकत कितनी महंगी पड़ सकती है, बिरहा कमाल अच्छे से जानती थी। इससे मिलो, ये मेरी मामूजात बहन है, बचपन से हमारा बड़ा बहन भाइयों वाला रिश्ता है। बिरहा के गिर्द एक बाजू फैलाते जिस अंदाज से कहा था, सामने खड़ी लड़की जल भुन कर रह गई। सामने खड़े सीगाम और मिराल ने मुस्कुराहट बार बार बहन बोलकर वो अच्छे से जिज कर रहा था उसे, जिसका अंदाजा उसके सुर्ख पड़ते चेहरे से बखूबी हो रहा था। मेहमान इन दोनों की तरफ बढ़ने की बजाय मिराल और सीगम से मिलकर आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ ज्यादा नहीं फैल रहे थे तुम? दांत पीसते पूछा। उसे इस लड़की की गले मिलने वाली हरकत यकीनन नागवार गुजरी थी। इसकी बहन बनाने के बावजूद भी गुस्सा नहीं उतरा था। हर औरत की इज्जत कर सकता हूँ, लेकिन न जाने कि उसे देखकर मेरी ठर की रूठ जाग जाती है। बेबसी से कहते वो आगे बढ़ने लगा था। मेहमानों की आमद जा रही थी, लेकिन इसका मजीद खड़े होने का कोई इरादा नहीं था। शर्म करो थोड़ी सी। शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की थी। आराम से मिस सहाफी, शौहर है हम आपके। इसका हाथ पकड़कर फोटो सेशन के लिए ले जाते हुए कहा था, चंद घंटों के शौहर ये ना हो लेने के देने पड़ जाए। बालों को ठीक करते एक अदा से कहा था, और वो तो इसकी हर अदा से घायल होता था। अब मिरहा कमाल नहीं थी, वो थी तो सिर्फ मिरहा आलियान अफंदी, जो इसकी थी, जिसके वजूद पर सिर्फ और सिर्फ इसका हक था, जिसके नाम के साथ इसका नाम जुड़ा था, जिसकी हर आती जाती सांसों पर सिर्फ और सिर्फ इसका बसेरा होने वाला था। आई लव यू from the core of my heart and with my every single breath. And this love goes on increasing every time I look at your mesmerizing green eyes. I think I am blessed today to have you. बेखुदी में इसके चेहरे को तकता हुआ इज़हार मोहब्बत कर गया था। वो जो इधर उधर लोगों को देख रही थी, इसकी बात पर अपनी जगह थम से गई, जिसका एक एक लफ्ज दिल में उतरता इसको देखने पर मजबूर कर गया। बड़ी बड़ी पार्टीज और शादी में नहायत मामूली बात थी, लोग उन्हें देखने लगे, कुछ रश्क जबकि कुछ हसद से, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। वह हनूज मेकअप में छुपी इसकी सब्ज आंखों में देख रहा था, जबकि मिरहा ने अपना हाथ इसके हाथ से निकाल कर खुद इसका हाथ पकड़ा था, जबकि इसकी इस हरकत पर इसका सकता टूटा, लेकिन फिर हैरत ज़दा सा इसके हाथ में अपना हाथ देखने लगा। होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अब एक हाथ से अपना दुपट्टा ठीक करती किसी को इशारा कर रही थी। अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो खुद इसका दुपट्टा कंधे पर डालने लगा। बिरहा की मुस्कुराहट पल भर के लिए थमी थी, अगले ही लम्हे वो मुस्कुराती हुई इसके साथ आगे बढ़ गई। ये लड़की सर था पैर मोहब्बत थी, हर रूप हर अंदाज मोहब्बत ही तो था। इसका हर अमल मोहब्बत था, जबकि वो हर बार मीर आर्यन अफंदी को फतह करती थी। वो लड़की उसे असीर कर रही थी। वो अप्सरा थी, एक मुकम्मल माँ, एक मुकम्मल बेटी, एक मुकम्मल बहन, एक मुकम्मल इंसान और एक मुकम्मल बीवी। हाँ, वो जानता था कि अगर पूरी दुनिया भी वो मिरहा कमाल से बेहतर लड़की ढूंढने की कोशिश करता, तो वो बुरी तरह नाकाम होता। मुख्तलिफ लोगों के साथ बारी बारी तस्वीर बनवाता, वो सजदा शुक्र पर जलाने का ख्वाहिशमंद था।
6 سالوں کی طویل راتوں اور صبر آزما شاموں کا انعام تھی وہ، ایک طویل سفر کی منزل تھی جو اس کے ساتھ کھڑی اسے مکمل کر گئی تھی۔ اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ سنجیدہ چہرے والی سخت لہجے میں لوگوں کو ان کی اوقات میں رکھنے والی یہ لڑکی، دو بدو جواب دینے والی، برائے نام مسکرانے والی، اجنبیوں کو ان کی حیثیت یاد دلانے والی، حق بات پر ڈٹ جانے والی، اتنی محبت والی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن شاید وہ ایسی ہی تھی، ایک بند کتاب جسے پڑھنا مشکل تھا، وقت اور حالات کے مطابق خوف کو ڈھالنا آتا تھا اسے۔ لیکن میر آلیان افندی کو مرہا آلیان افندی ہر روپ میں دل و جان سے عزیز تھی، اور اسے یقین تھا کہ وہ مرہا کمال کو پڑھ لے گا، اس کے ہر روپ کو جان لے گا۔ الایا کو بھیجو، راجو کو آواز دیتا وہ اس کا ہاتھ تھامے وہیں کھڑا رہا۔ مہمانوں کے ساتھ تصاویر بن چکی تھی جبکہ کپل شوٹ پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا۔ اسے تھوڑے فاصلے پر گلوکار اپنی سروں کے جلوے بکھیرتے ماحول میں جت رنگ بکھیر رہے تھے، اور یہ آلیانہ فندی کو لگا جیسے ہر لفظ جیسے ساتھ کھڑی لڑکی کے لیے خصوصاً لکھا گیا ہو۔ سوچوں کا ارتکاز کسی کی کلکلاہٹ سے ٹوٹا، سامنے دیکھا تو دل فریب لہجے میں مسکرایا، جہاں مرہا کی طرح کی سفید فراک میں ملبوس وہ بھاگتے ہوئے انتقال آئی تھی اور آگے بڑھتا اسے گود میں اٹھا گیا۔ فوٹوگرافر تیزی سے حرکت میں آتے ڈھیروں تصاویر کھینچنے لگے۔ موم یو آر لوکنگ لائک اے پرنسس۔ صبح سے وہی جملہ ہزار دفعہ کہہ چکی تھی، پچھلے 5 سالوں میں پہلی بار مرہا کو اس حلیے میں دیکھا تھا۔ آلیان اس کی بات پر دوبارہ مرہا کو دیکھنے لگا، گویا لایا کی بات جاننا چاہی ہو۔ واٹ اباؤٹ می، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا وہ کوئی تعریفی جملے کا منتظر تھا، جبکہ وہ ماتھے پر انگلی بجاتے سوچنے لگی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ دور کھڑی مرہا کی ماں نے پرسکون مسکراہٹ سے یہ منظر دیکھا، جیسے زندگی کی کٹھن راتوں کا اختتام ہوا تھا، ایک پرسکون صبح طلوع ہوئی تھی، زندگی جیسے مکمل سی تھی۔ یو آر لوکنگ لائک اے پرنس، ناؤ پلیز فوکس آن کیمرا، تم شہزادے لگ رہے ہو، اب کیمرے کی طرف دیکھو۔ دانت پیستے اس نے کہا تھا جو اس کی معصوم بیٹی کو خاصی مشکل میں ڈال چکا تھا۔ علائے کو بھی جیسے یہ ٹائٹل پسند آیا تھا، تبھی مسکراتے ہوئے ہر پوز میں تصاویر بنوانے لگی۔ علائے کی آڑ میں میری تعریف تو نہیں کرنا چاہتی تھی تم؟ اس کی طرف جھکتے تھوڑی دیر پہلے والی بات کا حوالہ دیا تھا۔ خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں ہے مسٹر ٹھرکی، مسکراہٹ پل بھر میں تھمی تھی۔ میں نے تمہیں سب چڑیل بولا جو تم مجھے ٹھرکی بول رہی ہو؟ مرہا نے اسے گھورا جو بول کر کہہ رہا تھا کہ اس نے کہاں بولا ہے۔ موم ڈیڈ سے چیز، دونوں کی دونوں کی شروعات ہونے والی بحث کو وہ پہلے ہی ختم کروا چکی تھی۔ الایا کی کھلکھلاہٹیں اور آلیان افندی کے کہہ کے مرہا کمال کو یقین دلا گئے تھے کہ زندگی میں اس سے بہتر شخص شاید ہی اسے مل پاتا۔ اسے محبت نہیں تھی میر آلیان افندی سے، شادی کے لیے محبت کی بھلا کیا ضرورت، لیکن اسے کامل یقین تھا کہ بہت جلد وہ عشق کی راہ پر چل نکلے گی۔ اسے یقین تھا ساتھ کھڑے شخص کی بے لوث محبت مرہا کمال کو اس کا عاشق بنا دے گی۔ فوٹو سیشن کے اگلے مرحلے میں میرال اور سیغم کے ساتھ ڈھیروں تصاویر بنی جن میں الایا اور مصطفیٰ پیش تھے۔ آئی ایم بلیسڈ ٹو بی مرہا آلیان آفندی۔ میوزک اور لوگوں کے بے ہنگم شور میں وہ کسی سے بات کر کر اس کی طرف پلٹا ہی تھا کہ اس کے سرگوشی نما انداز پر تھم سا گیا۔ اس کی طرف سے پہلا جملہ تھا جو اس رشتے کو لے کر اس نے کہا تھا۔ 6 سال بعد اس کی طرف سے کوئی پیش قدمی کی گئی تھی، وہ کمال تھی، یہاں بھی کمال کر گئی تھی۔ بغیر کسی رشتے کے کچھ کہہ کر اپنے الفاظ بے مول نہیں کیے تھے اس نے، بلکہ اس کی بیوی بن کر اپنے الفاظ انمول کر گئی تھی۔ بے خود نگاہیں اس کو اپنے پہلو میں ناپا کر نیچے کی طرف گئی، جہاں وہ جھک کر الایا کے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھنے لگا، حیرت، خوشی اور خوشی مسکراہٹ میں بدلی تھی۔ وہ دل سے مسکرایا تھا، انمول سے اس لڑکی کا یہ ایک جملہ اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے گیا تھا۔ ولیمے کے اگلے روز حویلی کے قریب گاؤں کے بڑے میدان میں ٹینٹ لگے ہوئے تھے، جبکہ ایک کونے پر مختلف قسم کے کھانے پک رہے تھے۔ آج گاؤں میں دعوت عام تھی، جس میں گاؤں کے امرا سے لے کر غریب طبقہ تک سب ایک ہی جگہ پر متو تھا۔ کئی امیر لوگ آنے سے انکار کر چکے تھے، لیکن میر آلیان افندی کو قطعی پرواہ نہیں تھی۔ دعوت عام کے ساتھ ساتھ فقراء کی ایک بڑی تعداد کی مالی امداد بھی جاری تھی۔ اچھا لگ رہا ہے نا سب؟ اس کے ساتھ چلتے وہ ٹینٹ کی طرف بڑھنے لگی، چہرے پر خوشی کا بسیرا تھا۔ بہت، اسے دیکھتے کہا تھا جبکہ وہ لچ کر رہ گئی تھی۔ کیا کہاں کس کو ہے؟ میں اس سب کی بات کر رہی ہوں۔ اس کی نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کرتے باور کرایا۔ میں بھی سب کی ہی بات کر رہا ہوں، نہ جانے لوگوں کو خوش فہمی کیوں ہو جاتی ہے۔ اس کی خوش فہمی کا پل بھر میں قتل کیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ساتھ کھڑا شخص اسی کے متعلق بات کر رہا تھا۔ کہتے ہیں لوگوں کو اپنے راز نہیں بتانے چاہیے کیونکہ لوگ بڑے خود غرض ہوتے ہیں۔ اب تم نے اپنی محبت کا راز بتا دیا ہے مجھے، اسے میری خود غرضی سمجھو عقل مندی یا عقل مندی، لیکن تمہاری بات گھمانے کے باوجود جان لیتی ہوں کہ تمہاری ہر بات کا آغاز مرہا کمال ہے اور ہر بات کا اختتام بھی صرف مرہا کمال ہے۔ مغرور سے انداز میں کہتے اپنا سبز دوپٹہ
सर पर सही से टिकाया, जबकि कंधे पर पड़ी मुख्तलिफ रंगों से मज़यन शॉल फिसल फिसल कर नीचे ढलक रही थी। उसे मैं तुम्हारी खुदगर्जी नहीं अक्लमंदी समझूंगा, मेरा आलियान अफंदी। इसके नाम की तस्हीह करते वो जरा तेज कदम उठाने लगा था, जबकि वो पल भर के लिए रुकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगी। अहम अहम, इतना वसूख से कैसे कह सकते हैं? वो शायद उसे तंग करने के मूड में थे, क्योंकि मैं जानता हूँ मीरा आलिहान खुद खर्च तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, नामुमकिन। दोनों ने अपने कदम रोके क्योंकि गांव के बच्चे आगे पीछे भाग रहे थे। वो मुस्कुराते हुए इनको देखते रहे, जबकि चंद कदम के फासले पर चलता राजू जो बच्चों को हटाने की गर्ज से आगे बढ़ा। रुको, उसकी जरूरत नहीं है, आलियान इसकी हरकत भांपता टोक गया, जबकि वो सर हिलाता वापस मुड़ गया। बचपन सबसे हसीन उम्र होती है। खुशियां पैसों की मोहताज नहीं होती, ना कोई एहसास से कमतरी, ना ही अमीर गरीब का फर्क। खोए खोए से लहजे में बच्चों की झुरमट को देखा था। ये तो है, कंधे उचकाते इत्तेफाक किया। वो भी वहीं खड़े थे कि पत्थर से ठोकर लगने पर कोई बच्चे गिरी थे। मिरहा ने आगे बढ़ने से पहले ही वो आगे बढ़कर उठा गया उसे, मिट्टी से लथपथ लिबास इसके सफेद बेदाग कुर्ते को गंदा करके। लेकिन वो उसे बहलाता हुआ नीचे उतार चुका था, कुर्ते पर ध्यान नहीं दिया था, या शायद अब उसे ये सानवी चीजें मुतवज्जा नहीं करती थी। साईं, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। अभी चंद कदम ही आगे गए होंगे कि किसी की आवाज पर वो ठटका। सामने कोई ख्वाजा सरा था। एक लम्हा लगा था उसे पहचानने में। वो बेसाख्ता खांसा, अपने से चंद कदम के फासले पर खड़े राजू को इशारा किया। साईं, अल्लाह ने बड़ी अच्छी कुड़ी दी है। मैं तो सुनते ही देखने आ गई। हाय, अल्लाह ने 6 साल बाद मेरी दुआ सुनी है। वो अभी कुछ और भी बोल रही थी, जबकि आलियान इधर उधर देखने लगा। मुबादा वो पुरानी दुआ ना दोहरा दे। अब साथ खड़ी लड़की के सामने इसके ढेरों बच्चों वाली दुआ पर टोकना जान जोखों का काम था। इसे रोको राजू, इनाम दो और भेजो, सरगोशी नुमा अंदाज में साथ खड़े राजू को कहा, जो फौरन से आगे बढ़कर नीले नोटों की कड्डियां निकालने लगा। ना साईं, परवीन नहीं लेगी इनाम। हम अल्लाह साईं लोग इतने इनाम का क्या करेंगे? हाथ उठाकर इनकार किया था। मिरहा का दुपट्टा ठीक करते हाथ थमे, उसे पुरसोच निगाहों से देखती मुस्कुरा पड़ी। अब तो बस अल्लाह आपको ढेरों बच्चे दे। अरे मैं देखने आऊंगी। दोनों को हक्का बक्का छोड़ती वो वहां से जा चुकी थी। आलिया ने खूनख्वार निगाहों से राजू को घूरा, जैसे सारी गलती इसी की हो। चले, खजालत मिटाते बमुश्किल उसे कहा, जो खुद अब तक हक्का बक्का सी खड़ी थी। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि वो बेसाख्ता हंसी और हंसती ही चली गई, लोग मुतवज्जा ना हो इसलिए। मुंह पर सख्ती से हाथ जमा कर मुस्कुराहट करो। क्या? आंखें दिखाते हंसी की वजह पूछी, जबकि वो फिर से हंसी थी। इतना भी फनी नहीं था, इसका इशारा समझते आंखें घुमाई थी, जबकि वो बामुश्किल चेहरे के तासुरात नॉर्मल करने लगी। गांव के लोगों के सामने इस तरह हंसकर वो बेवकूफ साईं सरकार का लकब नहीं लेना चाहती थी। थोड़ी ही देर बाद ख्वाजा सरा की बात और इसका हंसना याद करते आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट अपनी हल्की सी छाप दिखाकर गायब हुई थी। पागल, तिरला बड़बड़ाते उसे देखा, जो उसे इशारा करके अपनी तरफ बुला रही थी। शाम तक लोगों के साथ बातें करते और खाना खाते, उन्हें हरगिज एहसास ना हुआ कि वो हाकिम है, जबकि सामने बैठे लोग रयाया, मिनरल वाटर पीने वाला और प्लांट डाइट खाने वाला। वो मकरूर शहजादा मिर्चें लगने पर नहरी पानी पी रहा था, जो गांव से चंद फासले पर बह रही थी और यहाँ मौजूद लोगों के लिए पानी की फराहमी का जरिया थी। सुर्ख पड़ते चेहरे के बावजूद वो पीछे न हटा था, जबकि इससे थोड़े से फासले पर खड़ी मिरहा आलियान अफंदी के लम्हे उसे देखती रही। मिराल और सेगम की आमद पर वो इनकी तरफ मुतवज्जा हुई, जबकि सोचों और भटकती निगाहों का मरकज सिर्फ और सिर्फ वही था। मॉम घर कब जाएंगे? खाना खाते हुए अलाया के शोशे पर वो खामखा शर्मिंदा हो गई। रही सही कसर आंख मारकर मिराल ने पूरी कर डाली थी। अभी तो आए हैं मेरी जान, आराम से कहते इसके मुंह में चावलों से भरा चम्मच डाला। मुबादा वो मजीद कुछ उल्टा सीधा न बोलते। मॉम, जोरू कुत्ता मेरा है ना? मुस्तफा को आराम से खाना खाते देखता शायद इसे हजम नहीं हुआ था, इसने चहकते हुए बोली, जबकि मिरहा बेबसी से सीगम को देख के रह गई, जो खुद अब मुतवक्का लड़की को सोचकर हंस रहा था। नो, मेरा है वो, तुम्हारे खरगोश हैं। चम्मच प्लेट में रखते वो भी मैदान में उतरा था। मॉम, वो अलाया हाउस है ना? तस्दीक चाहिए कि इस घर की हर चीज अलाया की है। वो बुलडॉग मेरा है मिरहानी। मुस्तफा का बस नहीं चल रहा था कि अभी अफंदी हाउस से अपना कुत्ता ले आए, जबकि बाकी सब भी खाना छोड़कर उन्हें देखने लगे। मेरा है, नाक चढ़ाते वो जरा सा आगे को हुई थी। इससे पहले जंग अजीम शुरू होती, मिरहा का मीटर शूट हो गया। वो किसी का भी नहीं है, कल ही निकालती हूँ उसे वहां से, दूसरा जुमला बनिस्बत हल्की आवाज में बोला था, जबकि वो दोनों मिरहा की तरफ देखने लगे। मैं जा रही हूँ, अम्मा खाना कमरे में दे देना। इन दोनों की निगाहें खुद पर महसूस करते वो रूहानी अंदाज में कहती उठ खड़ी हुई। दो बीवियों में इंसाफ इतना मुश्किल नहीं था जितना इन दो बच्चों में तवाज़ुन कायम करना। ये वाकई एक मुश्किल अमर था।
वो थोड़ी देर बाद कमरे में पहुंची तो लाए मजे से बेड पर लेटी से वीडियो कॉल में मगन थी। वो पल भर में सारा मामला समझ गई। जानती थी कि घर वापसी का शोशा भी इसी ने लाया के दिमाग में डाला होगा। मॉम आई आप भी, इसके ऑफर पर मिठा ने आंखें घुमाई। बेटा 10 बज गए हैं, बंद करे फोन। शाबाश, इसके बिगड़ते तासुरात नजरअंदाज करते कहा। ओके डैड, टॉक टू यू लेटर, इट्स टाइम टू स्लीप। अलविदाई कलमात कहती वो फोन बंद कर चुकी थी, जबकि मिरहा उसे बुर्श करवाने के बाद बाल बनाते हुए कई बार पूछ चुकी थी कि घर वाली बात किसने कही थी, लेकिन मजाल है जो उसने एक लफ्ज भी कहा हो। बस आएं बाएं शाएं करके उसे घुमाने लगी। फोन की रिंगटोन से वो एक नजर सोई हुई अलाया को देखकर फोन की तरफ मुतवज्जा हुई, जहां मिस्टर ठर्की जगमगा रहा था। फोन उठाकर वो बाहर बालकनी में निकल गई। ये सोने का वक्त है जनाब, फोन कॉल अटेंड करते ही कहा था। जले हुए दिल को और मत जलाएं बेगम साहिबा। वो चंबे से अबरू चुका गई, लेकिन फिर इसका इशारा समझते होठों पर दिल फ्रेब मुस्कान मचली। अब रस्म तो रस्म ही होती है, शुक्र करो एक दिन लेट हो गए। मुस्कुराहट छुपाते उसे मजीद तपाया था, और तवक्को के ऐन मुताबिक वो तब ही तो गया था। दावत आम के बाद वो मिराल और सीगम के साथ मकलावे के नाम पर अपने घर वापस आ गई थी, जबकि आलियान ने उसे किस कदर मुश्किल से इजाजत दी थी वही जानता था। बड़ी ही कोई फजूल रस्म है ये वैसे, मकलावा नाम देखो जरा। लहजे में झुंझलाहट और गुस्से की हल्की सी रमक वाजे थी, जैसे वाकई रस्म पसंद ना आई हो, जबकि मिरहा खामोशी से उसे सुनती रही। वैसे यार तुम्हें चाहिए था फजूल रस्म और रिवाज खत्म करके आला मिसाल कायम करती, लेकिन जनाब खुद वहां जाकर बैठ गई हैं। दूसरी तरफ से खामोशी महसूस करते वो बालकनी में निकल आया, जबकि इसकी बात पर उसके टहलते कदम रुके, लबे साख्ता फैले थे। तुम मुझे मिस कर रहे हो? फोन कान से हटाकर दूसरी तरफ लगाया था, लहजा संजीदा लेकिन सब्ज आंखों में चमकती शरारत वहां से थी। चलो जी, पिछले 1 घंटे से दर्द दिल बयान कर रहा हूँ, और आगे से पूछा जा रहा है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। शादी के बाद लोग हनीमून पर जाते, और यहाँ मेरी बेगम साहिबा में के जाकर बैठ गई। वो तासुब से कहता इंटरकॉम पर मुलाजिम को कॉफी लाने का कहने लगा। मेरा हल्का सा मुस्कुराकर सिर झटक गई। वैसे भी अभी लेने आ सकता हूँ तुम्हें, 2 मिनट का रास्ता है। वो सटपटाई। इस शख्स से हर किस्म की उम्मीद रखी जा सकती थी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साफ इनकार किया था। वो जानती थी कि शख्स कुछ भी कर सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। कंधे उचकाते लापरवाही से कहा था। सबर का फल मीठा होता मिस्टर टर्की। हवा से उड़ते बालों को कानों के पीछे उड़ेसते वो रगों में सुकून उतरता महसूस कर रही थी। खाक मीठा होता है। कल कौन सा मुझे अनुष्का शर्मा मिल जानी है, मिलनी तो सब चुड़ैल और भाजन ही है। दूसरी तरफ मुस्कुराहट सिमटी थी, दिल में बेसाख्ता जलन का एहसास हुआ। वो शादीशुदा है, एक एक लफ्ज पर जोर देते बावर करवाए। मैं कौन सा कबारा हूँ? एतराज फौरन से पहला रद्द किया था। एक बेटी भी है इसकी। नहीं, वजह आई थी, जबकि फिर अपनी जलन पर बेसाख्ता शर्मिंदगी ने आन घेरा। तो मेरी भी एक अदद बेटी है, इसलिए वजह भी मुस्तरद। दूसरी वजह भी निहायत आराम से मुस्तरद की थी, जबकि वो एक बार फिर से खामोशी अख्तियार कर गई। दोनों के दरमियान कई लम्हे खामोशी छाई रही। हल्की हल्की हवा रूह को पुरसुकून कर रही थी। अपने अपने घर में टहलते वो खामोशी की जबान महसूस कर रहे थे। इतनी प्यारी है नहीं वो। आलिया ने हैरत से फोन को देखा और फिर एक जोरदार कहका बेसाख्ता था। अभी तक इसी बात पर हो? हंसते हुए पूछा था। और नहीं तो क्या, वैसे मुझे पता था कि तुम लोगों की बीवियों पर नजर रखते हो। दिल की भड़ास निकालने की कोशिश की थी। ला हौल वला कुव्वत। तौबा करो लड़की, ऐसे ही बात कर दी, अब रहती दुनिया तक ये ताना मिलना है मुझे। हाय अल्लाह, क्या बीवी दे दी है। वो हकीकतन तौबा करने लगा, जबकि इसके लहजे से झलकती शरारत पर मेरा दांत पीस गई। सियासत छोड़कर अदाकार बन जाओ, मुफ्त का मशवरा दिया था। मेरे मुकाबले की कोई हीरोइन नहीं है इंडस्ट्री में। अगर तुम मेरे साथ हीरोइन बन जाओ तो सोचा जा सकता है। वाज़ेह ऑफर दी थी। इतने बुरे दिन मेरे नहीं आए अभी। आंखें घुमाते इसकी खुशफहमी पल भर में हवा काफी रात हो रही है, सो जाना चाहिए तुम्हें। हाथ में बंधी घड़ी पर नजर डालते कहा। अरे नहीं, अभी मैं तो अनुष्का शर्मा की फिल्म देखने लगा हूँ। अभी भी घर पर ना हो तो इस टाइम पीरियड को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। अब ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। भरपूर संजीदगी से कहा था। इरादा मकाबल को तड़पाने का था, लेकिन शायद नाकाम रहा था। ए दिल है मुश्किल देखना, इसके गाने काफी मजे के हैं। सांझू और पुलारी भी अच्छी हैं। वो हवन्नकों की तरह फोन को देखने लगा जहां वो हनूज बोल रही थी। बहुत शुक्रिया, मैं खुद देख लूंगा कोई अच्छी से। इसकी तेज तेज चलती जबान को रोका था। वो कंधे उचकाकर खामोश हो गए। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम देखो, मैं तो चली सोने। लापरवाही से कहा था, जबकि आंखों में नींद के डोरे वाजे दिखाई दे रहे थे। गुड नाइट, सर हिलाते कहा था, जबकि वो भी खुदा हाफिज कहती अंदर की तरफ बढ़ गई। बड़बड़ाहट ताहाल जारी थी। इस वक्त अगर कोई अदाकारा जहर लग रही थी तो वो कोई और नहीं बल्कि बिलाशुबा अनुष्का शर्मा ही थी। अभी लेटे हुए कुछ ही देर गुजरी थी जब मैसेज की टोन से वो फोन उठा गए। आई एम नॉट गोइंग टू वॉच एनी मूवी, rather I am going to sleep. I don't like that actress.
Rather, I was just kidding. Now, good night, sweetheart, and have sweet dreams. मैं कोई मूवी नहीं देखने लगा बल्कि सोने लगा। मुझे वो अदाकारा नहीं पसंद बल्कि महज मजाक कर रहा था। इसका वजाहती मैसेज पढ़ते हुए कई लम्हे फोन की स्क्रीन को घूरती रही, फिर मुस्कुराते हुए सर झटक कर सोने की कोशिश करने लगी। खाने की मेज पर अफंदी हाउस में अजीब सा खिंचाव था, लेकिन अलाय की चहकती आवाज और ना खत्म होने वाली बातें माहौल को खुशगवार बना रही थी, जिससे सवाए दिलावर अफंदी और जवार अफंदी के सब इंजॉय कर रहे थे। दिलावर अफंदी तो बाकायदा खूनख्वार निगाहों से उसे घूरने में मगन थे, जबकि इनकी हरकत मिराह की निगाहों से ओझल ना थी। डैड, ही इज लुकिंग लाइक एंग्री बर्ड। डैड, वो एंग्री बर्ड की तरह लग रहे हैं, दिलावर अफंदी की निगाहें खुद पर महसूस करते वह सरगोशी नुमा अंदाज में आलिहान से बोली। मिराह मुस्कुराहट छुपाने के लिए पानी का गिलास मुंह को लगा गई, जबकि आलिहान अपने इस अमल में नाकाम होता बेसाख्ता खांसा था। एक बात बोलूं, इसकी तरफ झुकते सरगोशी नुमा अंदाज में कहा था, तुम्हारे बाप और दादा का बायोलॉजी काफी कमजोर है। आलिया फंदी का एक जोरदार कहका खामोशी में इंतशार पैदा कर गया। सब खाना छोड़कर उसे देखने लगे, जो हंस हंस कर बेहाल हो रहा था। इसके साथ बैठे मीर मुंह पर हाथ रखे अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी। दादा, बच्चे दो ही अच्छे वाले मकूले पर यकीन रखते थे, जबकि अब्बा मैथ के स्टूडेंट थे। हंसते हुए इसकी तस्वीर की, जबकि इस लम्हे अपने उमड़ते कहके को रोकना बिरहा को सबसे मुश्किल काम लगा। आलिया ने कहकर रोकने की जहमत नहीं की थी, बल्कि दिल खोल कर हंसा। ये क्या बदतमीजी आलियान, सवाराफंदी ने उससे टोका तो वो मुंह पर उंगली रखता खामोश होने की कोशिश करने लगा, लेकिन साथ बैठी लड़की को देखकर हंसी एक दफा फिर से छूट पड़ी। एक्सक्यूज मी, कुर्सी घसीटता वो उठ खड़ा हुआ। यहाँ बैठकर वो अपनी हंसी पर हरगिज काबू नहीं पा सकता था, जबकि मिरहा खुद पर काबू पाती खाना खाने लगी। अगर उठकर जाती तो यकीनन सामने बैठे दिलावर अफंदी उसे घूर घूर कर ही ऊपर पहुंचा देते। अलाय को सुलाने के बाद वो उसे ढूंढते हुए बाहर आई तो वो लॉन में चहलकदमी कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उसके पीछे जा खड़ी हुई, जबकि आलियान इसकी मौजूदगी महसूस करता इसकी तरफ पलटा। उसे देखते ही हंसी का रुका सिलसिला फिर से शुरू हुआ। पेट पर हाथ रखते वो खुलकर हंसी थी। हंसने की ज्यादती के बाईस आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन वो दोनों रात के हसीन मंजर में हंसते हुए माहौल का खूबसूरत हिस्सा लग रहे थे। काफी देर बाद हंसी का तूफान रुका तो वो खुशगवार मौसम में चहलकदमी करने लगे। इसका हाथ थामता वो लॉन के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ने लगा, जबकि वो खुद पर बमुश्किल काबू पाते इसके साथ होली। इन चंद दिनों में वो बेतहाशा हंसी थी। अपने मिजाज से बरक्स वजह इसके साथ चलता शख्स था। ओह, कितना प्यारा है, चांद की शफाफ रोशनी में दमकता चेहरा लिए वो इसके हम कदम थे। सामने नजर पड़ने पर इसके हाथ से अपना हाथ निकालना चाहा, जिसे वो छोड़ने पर हरगिज राजी नहीं था, बल्कि इसी तरह उसे साथ लिए सामने चल पड़ा, जहाँ एक बड़ा सा कुत्ता बंधा हुआ था। तुम्हें पता है, मैंने ये इसलिए रखवाया था ताकि तुम इससे डर कर मेरे गले आ लगो। पर अफसोस, दिल के अरमान आंसू में बह गए। कानों के पास सरगोशी महसूस करते वो धीमा सा मुस्कुराई थी। इन चंद दिनों के मुख्तसर अरसे में वो उसके बेशुमार शिकवे सुन चुकी थी। अब तो उसके शिकवे सुनने की आदत सी थी। ये शायद ये शिकवे नहीं, इसका अनोखा अंदाज था इजहार मोहब्बत का। उसे एहसास हुआ था कि साथ चलता शख्स इससे ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद है। ये बात है कि मिरहा के सामने वो खुद को इससे कम ही समझता था। पर अफसोस, दिल के अरमान दिल में ही रह गए। अपनी शहादत की उंगली इसके सीने पर रख पर धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। अलबत्ता दूसरा बाजू इसके गर्द हमायल कर गया। हटो भी। अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की थी, साथ साथ इसका बाजू भी हटाना चाहा, गोया इसके शहर से निकलने की अदना सी कोशिश की थी। तुम्हें कोई काम वगैरह आता है? इसकी कोशिश नाकाम बनाते बाल कानों के पीछे उड़सते शरारतन पूछा था, जबकि इस तरह मौजू बदलने पर वो उसे आंखें सुकेड़ कर देखने लगी। मुझे रास्ता समझा है क्या? जवाबन तड़क कर कहा गया था। दोनों हाथ कमर पर टिकाए चांद की रोशनी में वो उसके दिल के तार छिड़ गए। वो पहले ना समझी से फिर कुछ याद आने पर आईब्रो झुका गया। तुम रास्ता बन ही न जाओ। कहाँ हमारी सुगर रास्ता और कहाँ तुम। अब की बार खुद ही हाथ छोड़ दिया था। वो जो उसे देखने में मगन थी, सारी मोहब्बत और यकसुई पल भर में उड़नचो हुई थी। आज रात रास्ता के साथ ही रहना, गुस्से से कहा गया था, जबकि इसकी शरारत पल भर में उड़नचो हुई थी। चेहरे पर नाकाबिले फहम तासुरात उभरे, गोया इसकी बात का मतलब समझने की कोशिशों में हो। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। होश में आते बावाज बड़बड़ाए, जबकि वो अपनी बात का मतलब समझे खज्जल से हो गए थे। वैसे मेरा वो मतलब नहीं था, मिरहा ने सर घुचाते कहा था, जबकि दोनों का रुख अब घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ था। एक बात बोलूं? इसने सीढ़ियां चढ़ते पूछा था, वो उस बात में सर हिला गई। जिस्मानी तशद्दुद ना करना बात सुनने के बाद इससे जरा फासला बनाते कहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई ऐसी बात करोगे जिससे मुझे गुस्सा आएगा। आंखें इसकी शरारत से चमकती आंखों में गाढ़े अंदाजा लगाया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरी बायोलॉजी का एक होनहार स्टूडेंट था, लेकिन वो क्या है ना कि बच्चे दो ही अच्छे, तो अब एक पर गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पहले ही है। ये कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि कमरे का दरवाजा खोलता नजरों से गायब हुआ।
वो हक्का बक्का सी मुंह खोले कमरे का दरवाजा देखने लगी जो अभी बंद हुआ था। मुठ्ठियां भींचती वो उसके पीछे भागी थी, लेकिन खाली कमरा मुंह चिढ़ा रहा था। बाहर आवालियान वॉशरूम की तरफ देखते वो चिल्लाई थी, पहले वादा करो। वॉशरूम के दरवाजे से टेक लगा आराम से कहा था, बदतमीजी नहीं करो। बाहर आओ, पैर पटकते कहा था। ना ना, पहले वादा करो कि कुछ नहीं करोगे। अंदर से आती आवाज ने जल्दी पर तेल का काम किया था। आलिहान मुठ्ठियां भींचते कहा था। काफी देर बाद आहिस्ता से वॉशरूम का दरवाजा खुला था। इससे पहले वो हालात का जायजा लेता कुशन उड़ता हुआ इसके मुंह पर आ लगा। बिरहा रखो इसे। दूसरा कुशन निशाना चौंकने के बाद दरवाजे पर जा लगा था। ऐसे कैसे? आपकी बार तकिया इस तक आया था। यार मैंने सिर्फ बताया था। तकिया की कैच करते हुए दुहाई दी और खुद बालकनी का रुख किया। क्या रहता तो या तो कमरे का या इसका हशर बिगाड़ देती। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इसके पीछे जाते हाँक लगाई। इन दोनों चीजों का मेरे पास क्या काम? बाई आंख दबाते कहा था। वो उसे घूरने लगी जबकि वो हाथ उठाता सीज फायर कर गया। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, अब ठीक है? इसके बिगड़े तासुरात देखते सुलह जो अंदाज अपनाया। कोई जरूरत नहीं है, मुंह के जाविये बिगाड़ते कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कंधे उचकाते मासूमियत से कहा। अब कहाँ जा रहे हो? उसे बाहर जाते देख कर पूछा। खुद ही तो कहा था कि आज रास्ता के साथ रहना। कान खुजाते कहा। आज खुद बाहर का रुख कर गया। वो गुस्से से बड़बड़ाती खुद पर कंफर्टर तान गई। कुछ देर गुजरी थी कि बेड पर वाइब्रेशन महसूस हुई। इसका फोन था जिस पर कोई मैसेज आया। कुछ सोचते हुए फोन उठाया। सच शुक्र था कि कोई पासवर्ड न था। एक नजर बंद दरवाजे को देखकर अपना नंबर निकालने लगी। इसके नाम के साथ आज भी सब चुड़ैल लिखा था। वो आंखें घुमाती नाम बदलने लगी। बिरहाल याना फंदी लिखते फोन वापस इसकी जगह पर रखा था और खुद सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो जानती थी कि वो इस वक्त स्टडी में होगा। बज़ाहिर आंखें बंद किए वो सो रही थी, जबकि हकीकतन वो हमेशा की तरह इसकी वापसी के मुंतज़िर थी। शायद वो इस मुख्तसर अरसे में इसकी बुरी तरह से आदी हो गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।